चैप्टर का नाम है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, आपके इकोनॉमिक्स का सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से बड़ा आईएससी में भी कॉमन है ये। इस चैप्टर में मेन हमारा कंसेप्ट क्या है कि जब हम डिमांड एंड सप्लाई पढ़ते थे इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से, आज हम पढ़ेंगे डिमांड एंड सप्लाई ओवरऑल इकोनॉमी के पॉइंट से, यानी पूरे मार्केट के लिए, देश के लिए। तो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इनके बारे में बात होगी। अब उनके फिर ब्रेकअप क्या है और ब्रेकअप के भी ब्रेकअप्स क्या है और फिर इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होते हैं। तो पहले सबसे पहला टॉपिक आता है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड वर्ड का मतलब क्या है? एग्रीगेट डिमांड का मतलब है टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय ऑल सेक्टर्स। मैंने तो कहा जब हम इंडिविजुअली पढ़ते थे एक इंसान की डिमांड की बात पढ़ते थे, यहां अब हम पढ़ रहे हैं ऑफ ऑल सेक्टर्स। ऑल सेक्टर माने हमारी इकोनॉमी में कितने सेक्टर हैं? 4, हाउस होल्ड, फर्म्स यानी बिजनेसमैन, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो ये चारों सेक्टर का जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड है, तो ये डेफिनेशन क्या बना? टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय ऑल सेक्टर प्लान टू बाई। डिमांड मतलब बाई करने की बात हो रही है एट ए गिवन लेवल ऑफ इनकम। हाँ, उनका इनकम यहाँ पे फिक्स है इन एन अकाउंटिंग ईयर। तो अगर मैं आपको बोलूं आप 1 लाख रुपया कमा रहे, पूरा देश हमारा 1 करोड़ रुपया कमा रहा है, पूरा देश हमारा 1 करोड़ रुपया कमा रहा है, तो कितना प्लान कर रहा है बाई करने का? सारे सेक्टर मिलके ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन अकाउंटिंग ईयर। इसी को बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। इसको एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, यानी यहां पर एक्सपेंडिचर और डिमांड सेम है, ये ध्यान में रखना। जब मैं बोलूं एग्रीगेट डिमांड, दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट टोटल एक्सपेंडिचर आल्सो। मैंने पहले कहा हमारे यहाँ 4 सेक्टर्स है, तो हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाउस होल्ड को बोलते हैं प्राइवेट कंजम्पशन। बिजनेसमैन ना खर्च नहीं करता, वो इन्वेस्ट करता है, क्योंकि वो अल्टीमेटली सारे पैसे कंज्यूमर से रिकवर कर लेते हैं। तो बिजनेसमैन का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। तो प्राइवेट फर्म्स और जैसे कैपिटल गुड्स के लिए जो करता है, मशीनरीज के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, इक्विपमेंट के लिए, वो सब का बात हो रहा है। हाउस होल्ड का हो गया प्राइवेट कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट का, बिजनेसमैन का हो गया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं, उसको पब्लिक एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। तो गवर्नमेंट जो कंज्यूमर गुड्स के लिए, गवर्नमेंट जो रॉ मटेरियल के लिए, गवर्नमेंट जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए, डिफेंस के लिए, हेल्थ के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, हाईवे रोडवे बनाने के लिए खर्चा कर रहा है, उसकी बात हो रही है। और नेट एक्सपोर्ट वर्ड है, नेट एक्सपोर्ट माने एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट नहीं है। तो हमारे यहाँ 4 सेक्टर इकोनॉमी है। आपके सिलेबस में 2 सेक्टर मॉडल है। फ्यूचर में जब पढ़ाई करोगे हायर लेवल की, वहां पे आपका आएगा 3 सेक्टर, 4 सेक्टर, मतलब वहां गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होगा, वहां रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी इन्वॉल्व होगा। बट फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं 2 सेक्टर मॉडल। इसका फॉर्मूला क्या बनता है? एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला यहाँ पे बनता है C+I, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो इन 2 सेक्टर मॉडल AD इज C+I। हम जो खर्च कर रहे हैं और जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वही तो हमारा एग्रीगेट डिमांड हुआ, और इसी को एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, ये याद करके रखना। मैंने टीवी खरीदा तो कंजम्पशन किया, बचे हुए पैसे को बैंक में डाल दिया, तो वो एक तरीके से इन्वेस्ट किया, जो देश की इकोनॉमी में ही जाएगा। मैं जो खर्च कर रहा हूँ वो भी देश की इकोनॉमी में जा रहा है, और जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो भी गवर्नमेंट देश की इकोनॉमी में जा रहा है। इसीलिए एडी का मतलब C+I है। तो अब देखो यहाँ पे अगर एग्जाम में आपको बोले कोई 2 सेक्टर मॉडल को एक्सप्लेन करो, तो कैसे एक्सप्लेन करोगे? ये डायग्राम बनाओगे, जहां पे क्या बन रहा है, ये अगर हमारा कर्व है, इस कर्व पे हम इनकम दिखा रहे हैं, एक्स एक्सिस पे हम लोग इनकम दिखा रहे हैं, और वाई एक्सिस पे हम लोग एग्रीगेट डिमांड यानी एक्सपेंडिचर दिखा रहे हैं। आई हमारा फिक्स होता है। हाँ, ये हमारा इकोनॉमी एज्यूम कर रहा है, ये चैप्टर ये एज्यूम कर रहा है कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है ना वो फिक्स रहेगा, यानी वो ऑटोनॉमस है, इंड्यूस्ड नहीं। आगे जाके पढ़ोगे 2 टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है, ऑटोनॉमस और इंड्यूस्ड। इन्वेस्टमेंट 2 नेचर के होते हैं, ऑटोनॉमस और इंड्यूस्ड। ऑटोनॉमस मतलब जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। ऑटोनॉमस वर्ड का मतलब ही होता है इंडिपेंडेंट है। आपके इनकम के घटने बढ़ने से वो इन्वेस्टमेंट कम बेसी नहीं होगा,
मतलब ज्यादा कमाओगे तो ज्यादा इन्वेस्ट करोगे, कम कमाओगे तो कम इन्वेस्ट करोगे, वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे है कि आप एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट इज ऑटोनोमस। और इंड्यूस्ड का मतलब होता है जो मैंने अभी कहा कि ज्यादा कमाओगे तो ज्यादा इन्वेस्ट करोगे, कम कमाओगे तो कम। मतलब जो इनकम पे डिपेंडेंट है वो हो गया इंड्यूस्ड, और जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, जो फिक्स है, वो है ऑटोनोमस। तो ये चैप्टर मान के चल रहा है कि आपका आई इज ऑलवेज ऑटोनोमस। ये आपकी आई की लाइन बनेगी। सी आपका यहां से चालू हो रहा है और ये बढ़ते जा रहा है। सर सी जीरो से क्यों नहीं चालू हो रहा? अरे बेटा कुछ भी कमाओ या मत कमाओ, खर्च तो करना पड़ेगा। बेसिक नेसेसिटी का रिक्वायरमेंट तो पूरा करना पड़ेगा। रोटी कपड़ा मकान, घर के रेंट, इलेक्ट्रिक बिल, तो सर वो पैसा कहां से आएगा? देखो दो लॉजिक है, या तो आप लोन लो या अपनी पुरानी सेविंग्स यूज करो। ये चैप्टर अगेन एज्यूम कर रहा है कि आप पुरानी सेविंग्स को यूज करोगे। मतलब ये चैप्टर ये नहीं मान रहा है कि आप पहली बार कमाने उतरे हो तब आपका क्या होगा। ये मान रहा है कि आपके पास कमाई थी, आपके पास पुरानी सेविंग थी, आप वहां से यूटिलाइज कर रहे हो। लेकिन आप प्रैक्टिकली बोलो तो बोल सकते हो सर लोन लेके भी तो होता है, लोग घर खर्च चलाते हैं लोन लेकर। चलो यहाँ पे लोन की जगह हम सेविंग की बात करेंगे, याद रखना। तो यहाँ पे दो बातें अब तक मैंने आपको याद रखने का कहा। आई आपका फिक्स रहेगा यानी ऑटोनोमस है, वो इनकम के हिसाब से कम बेसी नहीं होगा। और आपका सी यानी जो आप फिक्स खर्चा कर रहे हो बिगिनिंग में, जब आप नहीं कमा रहे हो तब, वो कहां से कर रहे हो? अपने सेविंग से। तो ये मेरी सी की लाइन बढ़ती जाएगी, और ये मेरा वाई का लाइन है यानी इनकम का लाइन, जो स्टार्टिंग में जीरो था और बाद में बढ़ता चला गया। ये इसकी टॉपिक के बाद में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी हम इनकम की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं ओनली एंड ओनली कंजम्पशन यानी एग्रीगेट डिमांड की बात। तो ये मेरा सी का लाइन हुआ। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या है? सी प्लस आई ना। तो यानी सी और आई दोनों को जोड़ के एक नई लाइन बनेगी, जो यहां से चालू होगी सी प्लस आई, जो सी के एकदम पैरेलल चलेगी, क्योंकि आई तो फिक्स है। जैसे जैसे सी बढ़ेगा वैसे वैसे सी प्लस आई की भी लाइन बढ़ेगी, और सी प्लस आई को एडी कहते हैं। ये आपने डायग्राम बना दिया। अब आप इसमें टेबल क्या बना के आओगे और फिर बातें क्या लिखोगे, मैंने सब समरी में समझाया हुआ है। टेबल बनाएंगे हम एक इनकम का टेबल, जो 100 करके बढ़ेगा। इनकम को हम 100 करके बढ़ाएंगे। कंजम्पशन को स्टार्टिंग में 40 लेते हैं और फिर 80 करके बढ़ाएंगे। आई हमारा फिक्स होगा जो हम 20 करके कर रहे हैं, तो एडी निकल आएगा। एग्जाम में याद रखने का तरीका है कि सी को स्टार्ट करना है 40 से और बाद में 80 करके बढ़ाना है। इनकम को 100 ही रखना है, आई को 20 करके बढ़ाए। आप कोई भी डेटा ले सकते हो, बट ये लोगे तो आपको आगे प्रूविंग में कई चीजों में इजी पड़ेगा। तो डेटा एक ही ब्रेन में सेट करके चलो, ताकि आगे जब कहीं इक्विलिब्रियम प्रूव करने वाला जब टॉपिक्स आएगा तो आपको वो पॉइंट निकालने में इजी होगा। तो देखो मेरा इनकम 100 करके बढ़ रहा है, तो स्टार्टिंग में मैं 40 रुपीज खर्चा कर रहा हूँ, मेरा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी 20 है, तो मेरा एडी कितना आएगा? 60। अब मैंने 100 जीरो की जगह 100 पहली बार रुपया कमाया, तो 100 रुपीज कमाया, उस 100 में से मैंने 80 और खर्चा किया। मतलब 40 तो कर ही रहा हूँ फिक्स खर्चा, कमाऊं या नहीं कमाऊं, तो उस कमाई में से 80 और खर्चा किया, तो मेरा टोटल खर्चा आ गया 120। आई मेरा ऑलवेज 20 है, तो मेरा एडी हो गया 120 प्लस 20 140। फिर मैंने और 100 रुपया कमाया, उस 100 में से और 80 खर्चा कर दिया। तो पहले से 120 कर रहा हूँ और उस एक्स्ट्रा 100 रुपये में से और 80 खर्चा, यानी 200 खर्चा हुआ। 20 तो आई है ही, तो 20 प्लस 200 प्लस 20 220 मेरा एडी आ गया। वैसे मैंने इनकम को 300 किया तो ये 280 हुआ, तो ये 300 हो गया। और मैंने इनकम को 400 किया तो ये 360 हुआ, तो ये 380 हो गया। ऐसे करके मेरा एडी कर्व बढ़ता चला जाएगा सी प्लस आई करने से। ये मैंने चार्ट में एक्सप्लेन किया। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखूंगा। देखो इकोनॉमिक्स लिखने का ना एक आर्ट होता है। आपको पहले जो भी लाइन आपने डायग्राम में ड्रॉ की है वो क्या बता रही है वो बताओ, और फिर उनका रिलेशनशिप सेट करो, आपका डायग्राम एक्सप्लेन हो गया। आई रिपीट, पहले आप ये बताओ कि हर एक लाइन बता क्या रहा है। देखो जैसे मैंने लिखा है सी लाइन क्या बता रहा है, सी आपका बढ़ता चला जाएगा, वो भी एनी पॉजिटिव स्लोप है। चाहे मेरा इनकम जीरो हो बट स्टार्टिंग में सी कुछ ना कुछ लग रहा है। तो देखो मैंने पहला पॉइंट ये लिखा, सी इज पॉजिटिव इवन व्हेन इनकम इज जीरो। जब मैं कुछ भी नहीं कमा रहा हूं तो भी सी में कुछ फिगर है, सी पॉजिटिव है। और सी का स्लोप ऑलवेज अपवर्ड है, सी ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे मेरी कमाई बढ़ेगी मैं और भी खर्चे करूंगा, इसलिए मेरे सी का स्लोप अपवर्ड है, खर्चा बढ़ता चला जाता है।
सी हमें, लेकिन खर्चा हमेशा कमाई के मुकाबले कम बढ़ेगा। देखो आपने देखा 100 रुपया कमाया 80 खर्चा किया, और 100 रुपया कमाया और 80 खर्चा किया, यानी आपका कंजम्पशन के बढ़ने का स्पीड इनकम के बढ़ने के स्पीड से कम होता है। ये भी मैंने बता दिया। तो मैंने 3 लाइन सी के बारे में लिखी कि सी पॉजिटिव है, इनकम 0 है, तब भी मेरा सी में कुछ फिगर है। सी का स्लोप अपवर्ड है क्योंकि जैसे जैसे कमाई बढ़ती है वैसे वैसे खर्चे भी बढ़ते हैं, लेकिन कमाई के बढ़ने का स्पीड खर्चे के बढ़ने की स्पीड से हमेशा ज्यादा होगा, यानी सी के बढ़ने का स्पीड कम होगा इनकम के बढ़ने के मुकाबले। इनकम को हमेशा वाई से डिनोट करते हैं। तो मैंने पहले 3 बातें सी के बारे में लिखी। अब मैं एक बात आई के बारे में लिख दूं। आई इज ए स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। आई एक स्ट्रेट लाइन है जो एक्स एक्सिस के यानी इनकम के एक्सिस के हॉरिजॉन्टल है। क्यों? क्योंकि आई मेरा ऑटोनॉमस है, आई मेरा इनकम के हिसाब से चेंज नहीं होगा। अब लास्ट बात लिखूंगा कि एडी कैसे बना। तो एडी मेरा स्टार्ट हो रहा है पॉइंट टी से, मैंने इसको एक नाम दे दिया। तो एडी मेरा स्टार्ट हो रहा है पॉइंट टी से और वो सी प्लस आई का कॉम्बिनेशन है। तो सी अगर पॉजिटिव है तो वो भी पॉजिटिव ही होगा, इसलिए एडी मेरा बढ़ता चला जाएगा। और वो सी के ऑलवेज पैरेलल होगा क्योंकि दोनों का डिफरेंस ऑलवेज आई का फिगर है। तो दोनों का गैप हमेशा सी और सी प्लस आई का गैप हमेशा सेम रहेगा। हो गया, यही आपको एक्सप्लेन करना है। मेरा आंसर खत्म। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड हो गया, अब एग्रीगेट सप्लाई पे आते हैं। बस ऐसे ही एक्सप्लेन करना है। सेम तरीके से मैं आपको एग्रीगेट सप्लाई एक्सप्लेन करना सिखा दूंगा। तो आपको बातें ध्यान में क्या रखनी है कि डायग्राम में जो भी लाइन आप बना रहे हैं पहले वो लाइन क्या बता रहा है वो बताएं, और उसके बाद उन दोनों लाइंस का, जितनी भी लाइंस वहां पे बन रही है उनका एक रिलेशनशिप सेट कर दो। ये होता है इकोनॉमिक्स में डायग्राम को एक्सप्लेन करने का तरीका। तो आ जाओ एग्रीगेट सप्लाई पे। तो एग्रीगेट सप्लाई क्या होगा? वही सेम डेफिनेशन चलेगा, बस यहाँ पे सप्लायर की तरह बोल रहे हैं। तो वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द सप्लायर इन इकोनॉमी इन अ पर्टिकुलर ईयर, सेम डेफिनेशन चलेगा। एग्रीगेट सप्लाई को ही इनकम बोलते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड को एक्सपेंडिचर बोलते हैं, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर यानी टोटल एक्सपेंडिचर, एग्रीगेट सप्लाई को टोटल इनकम बोलते हैं। तो मतलब एएस का सिंबल क्या हो गया? वाई। फॉर्मूला क्या है? सी प्लस एस। देश का इनकम क्या होगा? जो तुम खर्च कर रहे हो वही तो सप्लायर कमाएगा, और जो तुम सेव कर रहे हो वो भी उसको मिल रहा है, यानी तुम जो इन्वेस्ट या सेव कर रहे हो वो भी उसको मिल रहा है। तो उसका पैसा आना क्या हुआ? तुम्हारा खर्च और तुम्हारा सेविंग्स, यानी तुम्हारा खर्च और तुम्हारा सेविंग उसका इनकम बन गया। तो एएस का फॉर्मूला क्या बना? सी प्लस एस। तो उसको मैंने दूसरा सिंबल क्या कहा? वाई। एग्रीगेट सप्लाई यानी सप्लायर कमाता है भाई, कंज्यूमर खर्चा करता है तो सप्लायर कमाता है, इसलिए इनकम हो गया। वाई सिंबल है इनकम का, और यही नेशनल इनकम बन जाएगा क्योंकि अल्टीमेटली मैं देश की इनकम की बात कर रहा हूँ, मतलब एनआई की बात कर रहा हूँ। तो एएससी सी प्लस एस है, एएससी वाई है, एएससी नेशनल इनकम। ये बात क्लियर आपको? ये देखो डायग्राम, इनकम स्टार्टिंग में 0 होगी, ये इनकम की लाइन है। इनकम बढ़ता चला जाएगा, देश का इनकम बढ़ता चला जाएगा 45 डिग्री के एंगल में, क्योंकि वो कंजम्पशन और इनकम की लाइन से एकदम पैरेलल रहेगा, दोनों से उसका गैप ऑलवेज सेम रहेगा, इसलिए 45 डिग्री का एंगल है। तो अगर एमसीक्यू में पूछ ले कि वाई क्यों आपका वाई का जो लाइन है वो 45 डिग्री के एंगल पे होता है, तो आप बोलोगे बिकॉज इट मेंटेन सेम गैप फ्रॉम कंजम्पशन एंड इनकम एक्सेस, दैट इज वाई इट इज 45 डिग्री एंगल। तो देखो मैंने लिखा है 45 डिग्री रिप्रेजेंट दैट एट ऑल लेवल ऑफ इनकम हमारा कंजम्पशन और सेविंग का ऑलवेज सेम लाइन चलता जाएगा, इसलिए 45 डिग्री है। अब देखो मैंने इनकम का वही चार्ट, सेम चार्ट को पिक किया। आपको चार्ट याद नहीं करना पड़ेगा अलग अलग बार बार, पूरे चैप्टर में मैंने आपको जो चार्ट याद करवाया है वो एक बार याद करो, सब जगह आप उसको एक्सप्लेन कर पाओगे। तो आपका जब इनकम 0 है तो भी आपका 40 है, तो आपका सेविंग क्या होगा? जब आप कुछ नहीं कमा रहे हो, 40 रुपीज खर्च कर रहे हो, मैंने कहा था आप कहाँ से खर्च कर रहे हो? सेविंग से। तो आपका सेविंग -40 होगा, यानी आपका एग्रीगेट सप्लाई क्या हो जाएगा? +40 - 40 0, क्योंकि एस का फॉर्मूला क्या है? सी प्लस एस। फिर आपने पहला 100 रुपया कमाया,
तो आपका खर्चा 80 करके बढ़ा, आपका ओवरऑल खर्चा क्या है अभी 120। तो आप 100 रुपये कमा रहे हो, 120 खर्च कर रहे हो, तो आपका सेविंग्स क्या हुआ, -20 रहा। पहले -40 था, अब सेविंग थोड़ा पॉजिटिव हुआ, बट अभी भी ओवरऑल नेगेटिव है। तो आपका एएस क्या होगा, 120 -20 तो 100। वैसे आपने और 100 रुपये कमाया, अब आपका खर्चा हो रहा है 200 और 80 बढ़ गया, तो 200 कमा रहे हैं, 200 खर्चा कर रहे हैं, मैंने 0 सेविंग। तो आपका एएस क्या हो गया, C+S 200 और 100 रुपया कमाया यानी 300, तो आपने फिर 280 खर्चा किया और 80 रुपीज एक्सपेंडिचर बढ़ गया आपका, तो आपका 280 + 20 300 आपका आ जाएगा। यानी यहां से आप देख रहे हो आपका एएस ऑलवेज, हर बार आपका एएस ऑलवेज इक्वल टू वाई है। आप गौर करो, हर बार आपका एएस का फिगर वही आ रहा है जो वाई का फिगर है, इनकम वाई है, इसीलिए तो हमने कहा C+S ही एएस होता है और उसको वाई भी बोलते हैं। हो गया। अब आते हैं उनके ब्रेकअप। तो पहले मैं आ रहा हूं कंजम्पशन के ब्रेकअप के ऊपर, यानी एडी के ब्रेकअप के ऊपर। एग्रीगेट डिमांड या कंजम्पशन दो टाइप का होता है। पहले मैंने पढ़ाया यहाँ पे कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है। कंजम्पशन फंक्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी इकोनॉमिक्स का जहां पर भी आपने डिमांड फंक्शन पढ़ा, कॉस्ट फंक्शन पढ़ा, रेवेन्यू फंक्शन पढ़ा, आपने जो भी फंक्शन पढ़ा, वो फंक्शन क्या बताता है, अगर मैं एक वर्ड में बोलूं ना, वो फंक्शन दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप बताता है। वो फंक्शन दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप बताता है। जैसे आप पढ़ते थे डिमांड इक्वल टू फंक्शन ऑफ ऑल द फैक्टर्स, प्राइस ऑफ एक्स, यानी ये सब जैसे जैसे घटेंगे बढ़ेंगे, आपका क्वांटिटी डिमांडेड भी घटेगा या बढ़ेगा। इन दोनों का रिश्ता बता रहा है। वैसे यहां पर कंजम्पशन इक्वल टू फंक्शन ऑफ इनकम है। आपका खर्च हमेशा इनकम पे डिपेंडेंट होता है। आप जैसे कमाओगे वैसे आपके खर्चे की प्लानिंग होगी। कमाई बढ़ेगा तो खर्च भी बढ़ेगा, कमाई गिरेगा तो खर्च भी गिरेगा, बट खर्चा कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि कुछ तो फिक्स खर्चा करना ही पड़ेगा जिंदगी जीने के लिए, लाइफ नेसेसिटी एक्सपेंडिचर। तो यानी आपका कंजम्पशन फंक्शन क्या बताता है, रिलेशनशिप किसके किसके बीच में, कमाई और खर्च के बीच में। तो जो दो पॉइंट आपके फॉर्मूला में बता रहे हैं, उन दोनों का रिश्ता ही बताता है फंक्शन। ये सारा जगह आप चिपका सकते हैं कि डिमांड फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड इट्स फैक्टर्स। जब मैं कहता हूं प्रोडक्शन फंक्शन, हमने वो चैप्टर पढ़ा है माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन फंक्शन, तो वहां क्या बताएगा, प्रोडक्शन फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, क्वांटिटी इक्वल टू इनपुट फंक्शन ऑफ इनपुट्स। तो आपके जैसे जैसे इनपुट बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका आउटपुट बढ़ेगा। कॉस्ट फंक्शन क्या बताता है, कॉस्ट इज द फंक्शन ऑफ क्वांटिटी यानी आउटपुट। तो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे खर्चा बढ़ेगा, ये रिश्ता बताता है। तो हर जगह रिलेशनशिप वर्ड कॉमन लिख सकते हो। चलो बैक टू आंसर। तो यह है ये फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। इट शोज विलिंगनेस ऑफ हाउसहोल्ड टू परचेज गुड्स एंड सर्विस एट वेरियस लेवल ऑफ इनकम। अब सेकेंड लाइन लिखो, ये क्या बता रहा है, क्या बताना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है कि आपके अलग अलग लेवल ऑफ इनकम जब होंगे तो एक हाउस होल्ड कितना खर्च करने को विलिंग है। तो यही तो हमने पढ़ाया कि आपका जैसे जैसे कमाई बढ़ रहा है खर्च बढ़ रहा है, यानी आप अपने कमाई को देखकर कितना खर्च करने को तैयार हो। अब इसका डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन करो। तो देखो इस एक्सिस पे हमने इनकम दिखाया एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे कंजम्पशन यानी एग्रीगेट डिमांड। मेरा ये C+I या सी का लाइन जो भी बोल लो आप, यहाँ पे मैं कंजम्पशन और इनकम को जस्टिफाई कर रहा हूँ। तो ये C का लाइन है मेरा, ये मेरा Y का लाइन है। स्टार्टिंग में मेरा Y कम C ज्यादा है, क्योंकि मैं कमा कम रहा हूँ खर्च ज्यादा कर रहा हूँ। ये देख लो आपका चार्ट भी आपको यही बता रहा है, स्टार्टिंग में आपका कमाई कम खर्चा ज्यादा है। 0 कमा रहे हो 40 खर्चा कर रहे हो, 100 कमा रहे हो 120 खर्चा कर रहे हो, इसके बाद से इक्वल आ रहा है और फिर आपका कमाई ज्यादा और खर्च कम हो जाएगा। मतलब स्टार्टिंग में आपका कमाई कम खर्च ज्यादा है, इसी को बोलते हैं डिस सेविंग। तो आपका सेविंग नेगेटिव होगा ना, तब आप कहाँ से यूज कर रहे हो पैसा जो एक्स्ट्रा लग रहा है, अपनी सेविंग से। एक पॉइंट आएगा जिसको इक्विलिब्रियम बोलेंगे, जहाँ C इक्वल टू वाई है। तो ये देखो यहाँ पर C इक्वल टू वाई है 200 के पॉइंट पे, तो वहां पे आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, वो सबसे बेस्ट पोजीशन है। यहाँ C इक्वल टू वाई है, उसी को इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ये आगे जस्टिफाई भी करेंगे हम अगले टॉपिक में बाद में। मतलब जहां मेरा Y ज्यादा और C कम है एक पॉइंट के बाद, उसको बोलते हैं सेविंग, पॉजिटिव सेविंग या नॉर्मल सेविंग वर्ड यूज करते हैं।
अब इसको एग्जाम में एक्सप्लेन कैसे करेंगे? देखो मैंने पहले वही किया, पहले मैंने सी की लाइन समझाई। तो मेरा सी स्टार्ट फ्रॉम वाई एक्सिस, सी मेरा वाई एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है, यानी जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर तो है, चाहे हम कमाए या नहीं कमाए, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, तुम्हारे इरेस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम। तो पहले मैंने ये समझाया। फिर मैंने एक और बात सी के बारे में लिखा कि सी का स्लोप अपवर्ड है, सी का स्लोप इज पॉजिटिव, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ता है खर्चा भी बढ़ता है। बट स्लोप ऑफ सी इज लेस देन वाई, मतलब वाई के बढ़ने का स्पीड से कम है सी के बढ़ने का स्पीड, उसका स्लोप कम है। तो पहले तीन बात अगेन वही सेम तीन लाइन रिपीट की। अब मैंने उस पॉइंट को पकड़ा कि जहां मेरा y इक्वल टू एस है उसको ब्रेक इवन पॉइंट या इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलेंगे, और ई पॉइंट के पहले यानी इक्विलिब्रियम के पहले सी ग्रेटर देन y है, खर्चा ज्यादा कमाई कम है, उसको डिस सेविंग बोलेंगे। और एक पॉइंट ई के बाद, आफ्टर पॉइंट ई के बाद मेरा सी कम y ज्यादा है, मतलब इनकम ज्यादा खर्चा कम है, उसको हम सेविंग, वहां से मेरा सेविंग स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट टू इंक्रीज हो जाएगा, मतलब सेविंग पॉजिटिव हो जाएगा। ये हो गया एक्सप्लेनेशन। अब बोलोगे अच्छा ये जो मैं कंजम्पशन फंक्शन बोलता हूँ उसको प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी बोलते हैं। प्रोपेंसिटी का भी मतलब वही है कि तुम अपनी कमाई में से कितना खर्च करने को तैयार, रेशियो। प्रोपेंसिटी वर्ड का मतलब इकोनॉमिक्स में होता है रेशियो। तो अब देखो आगे हम यही डेफिनेशन भी आपको पढ़ाएंगे। तो देखो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दो टाइप का है, एपीसी यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और एमपीसी यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब आप टोटल इनकम में से कितना खर्च करने को तैयार, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब जो आपने एक्स्ट्रा और कमाया उस एक्स्ट्रा इनकम में से कितना एक्स्ट्रा खर्चा करने को तैयार। मार्जिनल वर्ड का मतलब ये होता है एक एक्स्ट्रा के लिए एक्स्ट्रा कितना। ये मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स जब से पढ़ाया तब से लेकर अब तक यही पॉइंट बोला है। मार्जिनल का मतलब एक सिंगल लाइन में है, अगर आप एक्स्ट्रा कमाते हो उसमें से एक्स्ट्रा खर्च कितना कर रहे हो, आप एक्स्ट्रा इनपुट लगाते हो उसमें एक्स्ट्रा आउटपुट कितना निकल रहा है, आप एक्स्ट्रा सेल कर रहे हो उसमें एक्स्ट्रा रेवेन्यू कमाई कितना आ रहा है। तो मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एक्स्ट्रा कंज्यूम करो तो एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है। तो एक एक्स्ट्रा के लिए एक्स्ट्रा कितना, मैंने 100 रुपए कमाया उसमें से 80 खर्चा करो, और 50 कमाया उसमें से 30 खर्चा कर दिया, तो ये एक्स्ट्रा 50 में कमाया जो उसमें एक्स्ट्रा खर्चा, मान लो यहाँ पे बोले 110 खर्चा हो, तो एक्स्ट्रा खर्चा कितना हुआ 30 रुपया ना। मैं 100 कमाता था 80 खर्चा कर रहा था, 130 कमाया 110 खर्चा हुआ, तो जो एक्स्ट्रा 30 रुपए कमाया 150 कमाया उसमें से 110 खर्चा हुआ, तो जो एक्स्ट्रा 50 रुपए कमाया उसमें एक्स्ट्रा खर्च कितना हुआ, यही होता है मार्जिनल। तो एपीसी का मतलब देखो, अब मैंने प्रोपेंसिटी का मतलब यहाँ पे लिख दिया रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू लेवल ऑफ इनकम, और यही इसका फॉर्मूला एपीसी का C/Y। आपका खर्च हमेशा इनकम पे डिपेंडेंट है, आपका खर्च हमेशा इनकम पे डिपेंडेंट है, आप जितना कमाओगे उसके हिसाब से खर्च करोगे, इसीलिए C/Y है। जिस पे डिपेंडेंट है, जो बेस होता है वो नीचे होता है और जो डिपेंडेंट होता है वो ऊपर होता है, तो C/Y। तो एमपीसी का फॉर्मूला क्या हो गया, तो बचपन से पढ़ाता आ रहा हूं कि जो एवरेज का फॉर्मूला वही मार्जिनल का फॉर्मूला होता है, बस एक्स्ट्रा चेंज का सिंबल लग जाता है, तो चेंज इन C/Y चेंज इन Y होगी। और मार्जिनल का मतलब क्या होता होगा, एमपीसी का मतलब रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। वहां मैंने कहा था रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू लेवल ऑफ इनकम, यहां मैंने कह दिया रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू ड्यू टू चेंज इन इनकम। फॉर्मूला हो गया C/Y चेंज इन C/Y चेंज इन Y। अच्छा अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एपीसी इज ग्रेटर देन 1 जब मेरा C इज मोर देन NI, खर्चा मेरा इनकम से ज्यादा है तो मेरा एपीसी ग्रेटर देन 1 है। जब मेरा खर्चा इक्वल टू इनकम है, और मैं हर बार इनकम को NI बता रहा हूं क्योंकि देश की इनकम की बात कर रहा हूं, तो मेरा एपीसी इक्वल टू 1 आ जाएगा। जब मेरा खर्चा लेस देन NI होगा तो मेरा एपीसी पॉजिटिव होगा, यानी एपीसी लेस देन 1 होगा। एपीसी फॉल विथ राइज इन इनकम, तुम्हारा एवरेज खर्च करने का स्पीड तुम्हारे इनकम के बढ़ने के स्पीड से कम होता है, तो एपीसी गिरता चला जाएगा जैसे जैसे इनकम बढ़ता जाएगा। अरे तुम जो एक्स्ट्रा कमाओगे पूरा कभी नहीं खर्च कर दोगे ना, तुमको लगेगा अरे इसमें से तो कुछ बचा ही लेते। स्टार्टिंग में कम कमा रहे थे तो ज्यादा खर्च लग रहा था क्योंकि बेसिक नेसेसिटी तो पूरा करना है, बट जब बेसिक नेसेसिटी पूरा हो रहा है, इनकम उससे ज्यादा हो रहा है, तो ऑब्वियस बात है तुम पूरा नहीं उड़ाओगे।
हाँ, लेकिन जैसे खर्च बढ़ेगा तुम्हारे, जैसे इनकम बढ़ेगा तुम्हारे नए नए खर्चे ऐड ऑन होते जाएंगे, बट वो नया खर्चा इक्वल टू इनकम कभी नहीं होगा, एक्स्ट्रा इनकम के। यही बात यहाँ पे समझाए। अच्छा, एमपीसी हमेशा 0 से बड़ा बट 1 से छोटा होगा, क्योंकि तुम कभी भी ज्यादा नहीं खर्च कर सकते एडिशनल कमाई से। एडिशनली 100 रुपया कमाए हो, उस एडिशनल में 120 नहीं खर्चा कर दोगे ना, या तो पूरी 100 करोगे या 80 या 60 करोगे। तो एमपीसी फॉल विथ इंक्रीज इनकम, सेम बात बोला। एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन रिच, अमीरों के मुकाबले गरीबों का एमपीसी हाई होता है, क्योंकि उनका बेसिक नेसेसिटी खर्च करने जितना इनकम कभी होता ही नहीं, तो हमेशा एमपीसी उनका हाई होता है। हाँ, दोनों का स्लोप, एमपीसी का स्लोप ऑलवेज पॉजिटिव है, ये मैंने समझाया। अच्छा, एमपीसी कैन नेवर बी 0, ये भी एक याद रखने लायक बात है। अब आ जाओ सेविंग फंक्शन पे, तो कंजम्पशन फंक्शन हो गया। सेविंग फंक्शन भी वही, सेविंग भी किस पे डिपेंडेंट है सर? इनकम पे। सेविंग इज द फंक्शन ऑफ इनकम, यानी ये भी क्या बताता है? रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम, यानी हाउस होल्ड कितना सेव करना चाहता है, विलिंगनेस ऑफ हाउस होल्ड टू सेव एट वेरियस लेवल ऑफ इनकम। देखो वहां सी की जगह बस मैंने एस को रिप्लेस किया और कुछ नहीं किया है। अच्छा, सेविंग स्टार्टिंग में नेगेटिव होगा, क्योंकि जब इनकम कम खर्चा ज्यादा है, सेविंग नेगेटिव है। जैसे जैसे मेरा थोड़ा थोड़ा इनकम आना स्टार्ट होगा, सेविंग का लाइन ऊपर की तरफ मूव करने लगे, यानी इसका स्लोप ऑलवेज पॉजिटिव है। जैसे ही मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, मतलब खर्चा इक्वल टू कमाई आएगा, मेरा सेविंग 0 होगा, और जैसे ही मेरा खर्चा लेस कमाई ज्यादा होगा, मेरा सेविंग पॉजिटिव हो जाएगा। तो डिस सेविंग होगा, फिर ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, फिर पॉजिटिव सेविंग होगा। तो यही बात मैंने लिख के एक्सप्लेन कर दी। सेविंग स्टार्ट्स नेगेटिव, स्लोप उसका ऑलवेज पॉजिटिव है, ब्रेक इवन पॉइंट आएगा और उसके बाद वो पॉजिटिव हो जाएगा। और ये किस पर डिपेंड कर रहा है? तुम्हारे इनकम और खर्चे के कनेक्शन में। अब वही मैंने 2 बात पढ़ाया, एपीएस होगा और एमपीएस होगा। रेशियो ऑफ सेविंग टू एपीएस का मतलब क्या है? प्रोपेंसिटी का मतलब क्या है? रेशियो, यानी ये रेशियो है तुम्हारे सेविंग और लेवल ऑफ इनकम का, और ये रेशियो है तुम्हारे एडिशनल सेविंग और एडिशनल इनकम का। यहाँ पे एस बाई वाई फॉर्मूला होगा, यहाँ पे चेंज इन एस बाई चेंज इन वाई फॉर्मूला होगा, क्योंकि सेविंग हो या कंजम्पशन दोनों इनकम पे डिपेंडेंट है। तो एपीएस कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1। अरे तुम जितना कमा रहे हो उससे ज्यादा थोड़ी ना सेव कर लोगे, और पूरा भी कोई सेव नहीं कर पाता, कुछ तो खर्चा करना ही पड़ेगा। तो एपीएस कभी भी 1 या 1 से ग्रेटर नहीं होता। हाँ, एपीएस 0 हो सकता है, हाँ सर होता ही है, जितना कमा रहे पूरा खर्च कर दे रहे तो एपीएस 0। एपीएस भी बढ़ता जाता है जैसे जैसे इनकम बढ़ता है, ऑब्वियस बात है, पूरा इनकम खर्च नहीं करते कोई भी। एमपीएस के लिए क्या बोलोगे? ये भी 0 to 1 के बीच में होगा, इसका भी स्लोप पॉजिटिव है। अगर कोई आपसे एक्सप्लेन करने बोले तो इतनी बातें लिख सकते हैं, इतना कोई पूछता नहीं है, डोंट वरी। इसका चार्ट भी ऐसे समझाया जैसे खर्चे का समझाया था। देखो अब एपीएस और एमपीएस निकालने का तरीका दिखा रहे हैं। मैंने यहाँ पे एपीसी और एमपीसी निकाला था, उसको एक्सप्लेन नहीं किया, तब कर दे रहा हूँ। तो देखो वही इनकम का चार्ट वही ले रहा हूँ, 100, 0, 100, 200, 300। खर्चा वही पहला 40 पकड़ा और 80 करके बढ़ा रहा हूँ। एपीसी कैसे सॉल्व होगा? एपीसी है सी बाई वाई, तो 40/0 पहले का निकलेगा ही नहीं, एपीसी एमपीसी दोनों ही नहीं निकलेगा। लेकिन नेक्स्ट 120/100 यानी 1.2, 200/200 देखो 1, 280/300 देखो 0.93, यानी आपका एपीसी ऑलवेज गिरता चला जाएगा। तो मैंने ऊपर भी कहा था कि एपीसी फॉल विथ राइज इन इनकम, लेकिन कभी भी 0 नहीं होगा, कुछ तो खर्चा करोगे ना हर बार। अच्छा, एमपीसी ऑलवेज ऑटोनॉमस सेम रह जाएगा, क्योंकि हर बार देखो एमपीसी कैसे निकलेगा? चेंज इन सी बाई चेंज इन वाई। तो 40 120 में चेंज कितना हुआ? 80 का, और 0 से 100 में कितना का चेंज हुआ? 100 का। 80/100 0.8। अगेन 120 से 200 में कितना का चेंज हुआ? 80 का। 100 से 200 में कितना चेंज हुआ? 100 का। तो 80/100 0.8। अगेन 200 से 280 कितना चेंज हुआ? 80 का। और 200 से 300 कितने का चेंज हुआ? 100 का। तो 80/100 तो वही 0.8। तो मतलब एमपीसी का डायग्राम ऑलवेज हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस बन जाएगा। वैसे मैंने सेविंग में एपीएस और एमपीएस निकाल के दिखाया, सेम डेटा लिया,
0 100 200 300 400 करके 100 करके इनकम बढ़ रहा है, और -40 -20 0 20 40 ऐसे करके मेरा सेविंग हो रहा है। सेविंग का सेम चार्ट पकड़ा मैंने। एपीएस कैसे निकलेगा? 40/0, इसलिए पहला निकल नहीं सकता, 0 से डिवाइड करोगे आंसर नहीं आता। -20/100 तो 0.2, 0/200 तो 0, 20/300 तो 0.06, 40/400 तो 0.1। एपीएस का स्लोप पॉजिटिव है, मैंने कहा था, देखो स्लोप बढ़ता जा रहा है एपीएस। एमपीएस क्या है सर? सेम रहता जाएगा। अगर 0.8 में हर बार एडिशनल खर्चा कर रहा हूं तो 0.2 ही हर बार सेव करूंगा ना, क्योंकि टोटल ऑलवेज, फ्रैक्शन का टोटल ऑलवेज 1 होता है। तो इससे एक बात समझ में आती है कि सर एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 आना चाहिए, और एपीसी प्लस एपीएस भी ऑलवेज इक्वल टू 1 आना चाहिए। सर ये प्रूव करने अगर एग्जाम में दे दे, सीबीएसई में नहीं देता है बट आईएससी में स्कोप है इसका। तो देखो एमपीसी का मतलब क्या होता है? चेंज इन वाई। और एक मिनट, पहले हम एपीसी प्लस एपीएस का एक्सप्लेनेशन लेते हैं। एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1 आ गए, प्रूव करके दिखाओ। हमको एक चीज पता है, सी प्लस एस इक्वल टू वाई होता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग इक्वल टू इनकम, यही तो फॉर्मूला है। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय वाई अगर मैं करूं तो सी को वाई से डिवाइड करूं, एस को भी वाई से डिवाइड करूं, वाई को भी वाई से डिवाइड करूं। सी बाय वाई को तो एपीसी बोलते हैं, एस बाय वाई को तो एपीएस बोलते हैं, वाई वाई कट के 1 आ जाएगा, यानी एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1 आ रहा है। सिमिलरली मैं एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 अगर प्रूफ करना चाहूं तो मेरे को पता है जब ये सी प्लस एस इक्वल टू वाई होता है तो चेंज इन सी प्लस चेंज इन एस इक्वल टू चेंज इन वाई होना चाहिए। अगेन मैं बोथ साइड को चेंज इन वाई से डिवाइड करूं तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा वाई, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई, चेंज के बटन को डेल्टा बोलते हैं। तो अब देखो वाई वाई कट के 1 आ जाएगा। डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई को तो एमपीसी बोलते हैं, और डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई को तो एमपीएस बोलते हैं। यहां तक हम स्टॉप कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम इस नोट्स को कंटिन्यू करेंगे।